गुड मॉर्निंग क्लास, आपका स्वागत है अंकिता शर्मा क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेसेस लॉ और बॉर्न-हैबर साइकिल। हेसेस लॉ और बॉर्न-हैबर साइकिल बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये केमिकल बॉन्डिंग और थर्मोडायनेमिक्स दोनों में पढ़ा जाता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं हेसेस लॉ। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है, तो ये एक स्टेप में ना हो करके कई स्टेप में होता है। जैसे मान लीजिए ए से एक्स बना, एक्स से वाई बना और वाई से बी बना। तो हम लोगों का हेसेस लॉ कहता है, मान लीजिए ये इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, ये डेल्टा H1 इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गया, डेल्टा H2 इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गया, डेल्टा H3 इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गया। तो हम लोगों का ये हेसेस लॉ कहता है जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का सम होता है। यानी डेल्टा HF इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। यानी ये हेसेस लॉ कहता है कोई भी रिएक्शन एक स्टेप में ना होकर अगर एक से ज़्यादा स्टेप में होता है तो जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा वो उन स्टेप ऑफ रिएक्शन के जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा उसका सम होगा, उसका एडिशन होगा। जैसे हम लोग मान लेते हैं सी सॉलिड O2 के साथ रिएक्ट करता है जो कि गैस है और हम लोगों का CO2 बनता है। तो मान लीजिए ये रिएक्शन एक स्टेप में ना हुआ। पहला स्टेप है सी सॉलिड हाफ O2 के साथ रिएक्ट करता है और CO बनता है। स्टेप 1 CO बनता है। इसका एंथैल्पी डेल्टा H जो है वो आपका मान लीजिए -24.6 किलो कैलोरी है। उसके बाद स्टेप 2 है हम लोगों का, ये CO गैस हाफ O2 के साथ फिर रिएक्ट करता है, हाफ O2 के साथ फिर रिएक्ट करता है और आपका बनता है CO2 गैस। मान लीजिए इसकी एंथैल्पी है डेल्टा H2 -67.4 किलो कैलोरी। तो हम लोगों की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगी इन दोनों एंथैल्पीज का सम होगा। यानी डेल्टा HF हो जाएगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, यानी ये आपका हो जाएगा -24.6 किलो कैलोरी प्लस 67.4 किलो कैलोरी। ये आपका आ जाएगा 92 किलो कैलोरी। 6 और 4 10, 7 and 4 11 और 12, 6 into 92 किलो कैलोरी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आइए हेसेस लॉ का एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं NaCl, KCl ये सारे सॉल्ट्स हैं। जब आप वाटर में इसको डिज़ोल्व करते हैं तो ये इसमें दो चीज़ें एक साथ होती हैं। पहली चीज़ ये होती है जो सॉलिड होता है आपका NaCl वो आपका अपने लैटिस को ब्रेक करके आयनाइज कर जाता है, जिसको हम लोग लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी कह सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, इसका हाइड्रेशन भी उसी वक्त होता है। यानी जब आपके इसके साथ इसका हाइड्रेशन होता है और A प्लस एक्वस और B माइनस एक्वस बनता है। तो ये भी आपका हेसेस लॉ का एक एग्जाम्पल हो गया। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगा आपका लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन का सम होगा। यानी आपने जब भी कोई सॉलिड NaCl लिया उसको वाटर में डिसॉल्व किया तो सबसे पहले तो लैटिस एनर्जी आई, वो आयंस में टूट गया। उसके बाद क्या हुआ, उसका हाइड्रेशन हुआ, उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हुए। तो आपका जो ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, लैटिस एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का सम होगा। आप ये लिख लें।
आइए बॉन हैबर साइकिल को समझते हैं। आप सब जानते हैं कि नमक यानी NaCl सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब उसका रिएक्शन कैसे होता है? Na सॉलिड हाफ Cl2 गैस के साथ रिएक्ट करता है और आपका NaCl बनता है। लेकिन ये एक स्टेप में नहीं होता, इस रिएक्शन के बहुत सारे स्टेप हैं। पहला स्टेप है, सोडियम जो सॉलिड है वो सॉलिड रिएक्ट कभी नहीं करेगा, वो सब्लिमेट करेगा और आपका Na गैस बन जाएगा। सब्लिमेशन आई होप आप सबको पता होगा, जैसे Na सॉलिड वो डायरेक्टली गैस बन गया, लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं हुआ। तो उस प्रोसेस को जब सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाए या गैस से डायरेक्टली सॉलिड बन जाए और बीच का एक फेज़ ना आए, इसको सब्लिमेशन कहते हैं। अब ये जो Na है वो भी आपका NaCl नहीं बना सकता, Na+ बनाएगा। तो क्या होगा, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो बन जाएगा सोडियम प्लस। यहाँ सोडियम प्लस है और इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर किया है। अब आ जाते हैं क्लोरीन Cl2 में। अब क्लोरीन भी ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा, सबसे पहले डिसोशिएशन होगा। तो यहाँ Cl2 है, तो Cl2 यानी Cl और Cl के बीच का बॉन्ड है, ये टूटेगा, आपका Cl गैसियस स्टेट में मिलेगा। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cl- बनेगा। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। अब ये Na और ये Cl कंबाइन करके आपका NaCl देगा और इसमें जो एनर्जी यूज़ होगी, रिलीज़ होगी, इसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। लैटिस एनर्जी का मतलब क्या होता है, जब एक मोल सॉलिड एक मोल आयंस में ब्रेक हो जाए गैसियस स्टेट में तो उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। अब इसमें अगर हम लोग लिखना चाहें कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा तो वो हेसेस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं। तो हेसेस लॉ के अकॉर्डिंग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा HF, वो सारे स्टेप की एंथैल्पी का सम होता है। तो डेल्टा H सब्लिमेशन, डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस यहाँ पे डेल्टा H डिसोशिएशन एनर्जी जो Cl टूटा है, प्लस आपका डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा H इसको हम Ea लिख सकते हैं, और प्लस आपका होगा लैटिस एनर्जी La, या फिर इसको हम लोग U से डिनोट कर सकते हैं, लैटिस एनर्जी। अब मैं एक बात बताना चाहूँगी, आप जानते होंगे थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होता है वो पॉजिटिव होता है और वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है। जैसे यहाँ पे सोडियम को एनर्जी दी गई, सब्लिमेशन हुआ और वो सोडियम गैसियस स्टेट में चेंज हो गया, तो यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए सब्लिमेशन का जो एनर्जी होगा, एंथैल्पी होगी, वो पॉजिटिव होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा, अगेन इसको एनर्जी दी जा रही है, वो पॉजिटिव होगी। डिसोसिएशन एनर्जी पॉजिटिव होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी निकलती है इसलिए वो नेगेटिव होगी, और लैटिस एनर्जी भी नेगेटिव होगी। आप ये लिख लें। हमने जाना कि जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो सब्लिमेशन एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, डिसोशिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी का सम होता है। लेकिन किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होने के लिए, उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 से कम होगी यानी नेगेटिव आएगी, तभी वो रिएक्शन होगा। अगर नेगेटिव नहीं आती है तो रिएक्शन नहीं होगा। इस इक्वेशन से हम एक और चीज़ निकाल सकते हैं कि डेल्टा HS यानी सब्लिमेशन आयनाइजेशन एनर्जी प्लस एंथैल्पी ऑफ डिसोशिएशन, उसकी वैल्यू जो होगी डेल्टा HEA प्लस U, यानी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या होती है, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन और डिसोसिएशन के सम से ज़्यादा होती है। अब हम कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हायर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हायर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी more is the
ease of formation of ionic bond. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर किसी नॉन मेटल की, जैसे Cl माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी या जितनी उसमें आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी. दूसरा पॉइंट, कुछ मेटल जैसे आपके कॉपर हो गए, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, डज नॉट sublimate. Because its sublimation energy is very high. अब आपके जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये जैसे नोबल मेटल्स होते हैं, ये सब्लिमेट नहीं करते क्योंकि इसकी सब्लिमेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होगी. तीसरा हम लोगों का पॉइंट हो गया लैटिस एनर्जी. लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होगा. एक्चुअली यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होगा. लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी आयनिक बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा. अब ये एक और चीज़ को आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ. लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी आयनिक बॉन्ड इतना ही स्ट्रॉन्ग होगा. जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, लिथियम फ्लोराइड है, इसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी. फिर सोडियम फ्लोराइड, फिर पोटेशियम फ्लोराइड, फिर आपका रबीडियम फ्लोराइड और फिर सीज़ियम फ्लोराइड. देखिए, जितना छोटा आपका कैटायन और एनायन होगा उतनी स्ट्रॉन्ग उसकी बॉन्ड होगी. डाउन द ग्रुप क्या होता है, कैटायन का साइज बढ़ता जाता है, उससे क्या होगी, लैटिस एनर्जी कमज़ोर हो जाएगी. उस बॉन्ड को हम लोग आसानी से ब्रेक कर सकते हैं. तो लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी आयनिक बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा. ये पॉइंट्स आप लिख लीजिए. आइए जो हम लोगों ने कुछ और पॉइंट्स जाने हैं उसके बारे में समझते हैं. पहला ये, जितने अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं वो अल्कली अर्थ मेटल से ज़्यादा स्टेबल होते हैं. अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल अल्कली मेटल से ज़्यादा स्टेबल है तो उसकी सॉलिबिलिटी घट जाएगी, क्योंकि सॉलिबिलिटी जो होती है वो स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर कोई आयनिक कंपाउंड जितना स्टेबल होगा उतना कम डिज़ोल्व होगा वाटर में. दूसरा पॉइंट हम आ जाते हैं. अब इसी के कॉरिस्पॉन्डिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, डाउन द ग्रुप क्या होता है, कैटायन का साइज़ बढ़ता है तो क्या होगा उसकी सॉलिबिलिटी घटेगी. यानी बेरियम ऑक्साइड की सॉलिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड की, फिर कैल्शियम ऑक्साइड की, फिर स्ट्रोंशियम ऑक्साइड की, बेरियम ऑक्साइड की, रेडियम ऑक्साइड की. दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए कोई एनायन बहुत बड़ा है साइज़ में, तो अगर हम डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं तो उसकी जो ये लैटिस एनर्जी है उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता. लेकिन हाँ, अगर आयनिक थ्योरी से हम जानते हैं अगर कोई एनायन बहुत बड़ा है तो अगर किसी बड़े कैटायन के साथ अपना बॉन्ड फॉर्म करता है तो उसकी लैटिस एनर्जी बढ़ जाती है. जैसे ये यहाँ पे सल्फेट एक बहुत बड़ा एनायन है तो इसमें क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये सॉलिबिलिटी ऑर्डर रिवर्स हो जाएगी. सबसे ज़्यादा क्या होगा, बेरियम सल्फेट की लैटिस एनर्जी सबसे कम होगी, फिर मैग्नीशियम सल्फेट की, फिर कैल्शियम सल्फेट की, फिर स्ट्रोंशियम सल्फेट की, फिर बेरियम, फिर रेडियम सल्फेट की. तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं. आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा. फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उसमें हम फजान्स लॉ के बारे में जानेंगे. थैंक यू.